नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य के संबंध में पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हम रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि आदिकाल में एक तरफ तो चारण कवि ऐसे साहित्य की रचना कर रहे थे जिसमें वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में अत्युक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे थे, जिसे हम रासो काव्य परंपरा के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ ऐसा धार्मिक साहित्य लिखा जा रहा था जो उपदेश परक, नीति परक था, रहस्यात्मकता से परिपूर्ण था, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, जिसे शुक्ल जी तो धार्मिक कहकर हिंदी साहित्य में स्थान देना ही उचित नहीं मानते हैं, जबकि भले ही यह धार्मिक साहित्य हो किंतु यह आदिकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसने परवर्ती साहित्य को भी बहुत विशेष रूप से प्रभावित किया है, खासकर भक्ति काल के संत काव्य को। तो इस प्रकार कुछ साहित्य ऐसा भी लिखा गया विद्यार्थियों जिसे हम इन दोनों ही श्रेणी में नहीं रख सकते। ना तो हम उसे रासो काव्य परंपरा में स्थान दे सकते हैं और ना ही ये जो धार्मिक साहित्य लिखा जा रहा है उसके साथ उसे अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे साहित्य को हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हुए अध्ययन करते हैं। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं हम उन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कृति हमारे सामने आती है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है और जिसके कवि माने जाते हैं कवि कल्लोल। और 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका और अधिक विस्तार कर दिया। यानी यह मूल रूप से दोहों में रचित थी और 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक कवि ने इसमें चौपाइयाँ जोड़ी। यह पश्चिमी हिंदी प्रदेश अर्थात राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इसके अंतर्गत ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था ढोला। जब वह 3 वर्ष का था तभी पूगल के राजा, पूगल जो बीकानेर के अंतर्गत आता है, पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवड़ी जब 1.5 वर्ष की थी इन दोनों का विवाह कर दिया गया था। ऐसा कहते हैं कि पूगल में एक बार अकाल पड़ा था, तब राजा पिंगल कछवाहा वंश के राजा नल के यहाँ गए थे और वहीं इन दोनों का विवाह कर दिया गया था। और जब ढोला बड़ा हुआ तो उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दिया गया। इस पर मारवड़ी दुखी रहने लगी। फिर उसने ढाडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भिजवाया। बहुत लंबे समय तक तो वह संदेश ढोला को मिला ही नहीं, मालवणी वह संदेश पहुंचने ही नहीं देती थी। किंतु अंत में मारवड़ी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का समय आ गया। तो आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कवि रोड़ा, जिसे हम गद्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे और जिनकी कृति का नाम है राउलवेल। तो जो प्रेम वर्णन की परंपरा कवि रोड़ा ने प्रारंभ की थी हिंदी में, उसी का विकसित रूप हमें किस में देखने को मिलता है? ढोला मारूरा दूहा में। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना हमें देखने को मिलती है। ऋतुओं की सरसता का जो चित्रण किया गया है, मालवड़ी और मारवणी के विरह वर्णन है, वह हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने वाले हैं। ढोला मारूरा दूहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। तो ये दोहे जो श्रृंगार रस की परंपरा प्रारंभ करते हैं, यही हमें आगे परवर्ती साहित्य में रीति काल में बिहारी के दोहों में भी देखने को मिलती है। यद्यपि बिहारी के दोहे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि बिहारी के दोहों में तो कला पक्ष की प्रधानता है, जबकि ढोला मारूरा दूहा जो श्रृंगार रस से संबंधित है, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता देखी जा सकती है। अब बात करें जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये दोनों ही ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दयाल दास द्वारा रचित राठौड़ोरी ख्यात में इन दोनों ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। जयचंद प्रकाश की रचना तो भट्ट केदार द्वारा बताई गई है और जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता बताए हैं मधुकर भट्ट। अब हम बात करें दूसरी महत्वपूर्ण कृति जो कि है बसंत विलास। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक रचना है जिसमें वसंत
और बसंत ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण इसमें किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता हुआ दिखाई देता है। आदिकाल को जो विद्वान अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग मानते थे, वसंत विलास ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। बसंत विलास के जो प्रथम ये 1952 में प्रकाशित हुई थी और इसके प्रथम संपादक थे केशवलाल हर्षद राय ध्रुव। 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। तो इस आधार पर इसका रचनाकाल 1451 से पूर्व का माना जाता है। तो इस काव्य में हम देखते हैं स्त्री, पुरुष और प्रकृति तीनों में अजस्र बहती मदोन्मत्तता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा तो रीतिकालीन कवि भी नहीं कर पाए हैं। अब हम बात करें लौकिक साहित्य के अंतर्गत दो अन्य महत्वपूर्ण कवि, एक अमीर खुसरो और दूसरे विद्यापति। अमीर खुसरो जिसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। खुसरो जी का जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी और इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है कि ये खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि थे। ये तथ्य हमें हमेशा याद रखना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है। हालांकि अभी 20-21 ही उपलब्ध होते हैं, जिसमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। जो खालिक बारी है यह एक प्रकार का शब्दकोश है। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं ये इनके गुरु थे। उसके पश्चात हम बात करें अन्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति की। तो विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। आदिकाल भक्तिकाल की जो संधि काल है उस समय के कवि विद्यापति को माना जाता है, क्योंकि यह समय क्या था, आदिकाल की समाप्ति का और भक्तिकाल के प्रारंभ होने का जो समय था वह विद्यापति का समय है। विद्यापति को हम मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और कवि शेखर इन नामों से भी जानते हैं। विद्यापति जो है मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली अनेक भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कवि जो शिव सिंह हैं उनकी प्रशंसा इन्होंने की है। और जो विद्यापति पदावली है वो एक श्रृंगारिक रचना है। इस श्रृंगारिक रचना में उन्होंने नायिका की वयः संधि का जैसा मनोरम चित्रण किया है, सद्य स्नाता रमणी के जो उत्तेजक चित्र प्रस्तुत किए हैं, अभिसार का जो मनोरम वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। और इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल इन्हें श्रृंगारी कवि मानना ही उचित मानते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि की श्रेणी में रखा जाए या भक्त कवि के रूप में, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है और यह एक हिंदी साहित्य का विवादास्पद प्रश्न है। किंतु विद्यापति पदावली में क्योंकि भक्ति और श्रृंगार का समन्वय भी देखने को मिलता है, किंतु जिस प्रकार के श्रृंगारिक वर्णन इन्होंने किया है उस आधार पर इन्हें श्रृंगारी कवि मानना ही अधिक उचित जान पड़ता है। अब बात करें हम गद्य साहित्य की। हम सभी जानते हैं कि गद्य साहित्य का पूर्ण विकास तो आधुनिक काल में ही आकर हुआ, किंतु आदिकाल में भी गद्य साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हमें उपलब्ध होती हैं। तो आदिकाल में गद्य साहित्य की हमें 3 कृतियां प्राप्त होती हैं, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। राउलवेल जिसका रचना समय 10वीं शताब्दी माना जाता है, रचयिता है रोड़ा नामक कवि। राउलवेल क्या है, एक तो प्रथम शिलांकित कृति है, दूसरा ये क्या है, चंपू काव्य, चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित। तीसरा इसमें क्या है, नक्षिक वर्णन देखने को मिलता है। नक्षिक वर्णन से संबंधित यह हिंदी का पहला काव्य है। इसमें रोड़ा नामक कवि ने राउल नामक नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, नक्षिक वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। और एक अन्य महत्वपूर्ण इसकी विशेषता ये है कि यह शिलांकित कृति है और इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। अब हम बात करें गद्य की दूसरी महत्वपूर्ण कृति तो वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचयिता हैं दामोदर शर्मा और रचना काल माना जाता है 12वीं शताब्दी। और दामोदर शर्मा महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे।
इसमें बनारस और आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ की संस्कृति और भाषा इत्यादि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण कृति आती है गद्य साहित्य के अंतर्गत वर्ण रत्नाकर, जिसका रचना काल है 14वीं शताब्दी और यह मैथिली हिंदी में रचित है और इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इस पुस्तक का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ था। तो हम देखते हैं आदिकाल में जहाँ एक तरफ वीर रस से परिपूर्ण रासो काव्य परंपरा लिखी जा रही थी, वहीं धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य लिखा जा रहा था। जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य परंपरा, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य परंपरा लिखी गई वह रासो काव्य परंपरा से पूर्णतया भिन्न है। रासो काव्य परंपरा तो वीर रस से परिपूर्ण है, जबकि रास काव्य परंपरा में वीर रस नहीं है, अपितु इसमें तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जो वैष्णव धर्म के महापुरुष हुए हैं, उन्हें जैन धर्म के आदर्शों में ढालकर प्रस्तुत किया गया है, जीवन चरित्रों को प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो जैन कवियों द्वारा रचित रास काव्य परंपरा है, इसमें हमें शांत रस की या अन्य रसों की प्रधानता दिखाई देती है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और उसके पश्चात हम बात करें हमारे लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य की, तो उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।